यार तुम भी जब क्लास 10th में आए होगे और साइंस की किताब खोली होगी तो ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर देख के चेहरे पे मुस्कान आई होगी, थोड़े से बुक के पेज पलटे होंगे, डायग्राम देखे होंगे और शैतानी सूझी होगी कि इस चैप्टर में तो क्या मजा आएगा। पर जब टीचर ने ये चैप्टर पढ़ाया तो भैया समझ में आया कि जो हम सोचते थे और जो यहाँ है बहुत अलग है यार, ये सब तो याद करना पड़ेगा। तो रिप्रोडक्शन से अगर तुम परेशान हो तो तुम्हारा मास्टर तुम्हारे लिए रिप्रोडक्शन का गनशॉट लेक्चर लेके आया, जिसके अंदर मैं तुमको हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, चाहे वो प्लांट की बात हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात हो, तुम्हारे दिमाग में एक एक कॉन्सेप्ट सेट कर दूंगा। मौज मस्ती से पढ़ेंगे और सीरियसनेस से इस टॉपिक को समझेंगे। ढेर सारे प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए रिपीटेड क्वेश्चंस को यही सॉल्व करेंगे, चाहे वो एमसीक्यू हो चाहे वो सब्जेक्टिव आंसर्स हो, सब कुछ इसी क्लास में पढ़ेंगे। इस लेक्चर के बाहर से बोर्ड में, प्री बोर्ड में, स्कूल में कहीं कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। रिप्रोडक्शन आज 2 घंटे के लेक्चर के बाद तुम सिर्फ रिप्रोडक्शन के एक बेहतरीन स्टूडेंट नहीं, एक बेहतरीन मास्टर बन जाओगे। शुरू किया जाए आज का लेक्चर पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि इस टाइम स्टैम्प पे क्या है। एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है और जो गुड्डू गुड़िया इसका सही आंसर बताएंगे, इस टाइम स्टैम्प पे जो क्वेश्चन उसका सही आंसर बताएंगे, उनका नाम मैं अगले लेक्चर के लास्ट में लूंगा। शुरू किया जाए भाई लेक्चर, चलिए स्टार्ट करते हैं बेहतरीन सा चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। भाई सबसे पहले समझते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। एक ऐसा फिनोमेना, एक ऐसा प्रोसेस जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक नया इंडिविजुअल बनाए ऑफ द सेम स्पीशी, यानी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जब नया बच्चा पैदा करता है जो कि सेम स्पीशी का हो, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। जैसे शेर का बच्चा सेम स्पीशी का ही तो होगा, शेर होगा, कुत्ते का बच्चा कुत्ता होगा, इंसान का बच्चा इंसान होगा एंड सो ऑन। यानी रिप्रोडक्शन की 2 कंडीशन है। पहली, नया इंडिविजुअल बनना चाहिए, एक नई जान पैदा होनी चाहिए, और दूसरा सेम स्पीशी की होनी चाहिए। यही लिखा है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी। समझ में आ गया रिप्रोडक्शन? अच्छा नाम देखो, रिप्रोडक्शन है, पहली बार प्रोड्यूस नहीं हुआ। री मतलब फिर से प्रोड्यूस हुआ। जैसे आपके पापा ने आपको पैदा किया, आप अपने बच्चे पैदा, स्माइल आ रही है, आपका बच्चा उनका बच्चा पैदा करेगा। कहने का मतलब फिर से प्रोडक्शन होगा। ऐसी बात नहीं है कि पहली बार प्रोडक्शन हुआ। रिप्रोडक्शन मतलब कि पहले से कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था, उसने प्रोड्यूस किया, फिर से प्रोड्यूस करना। अब एक सवाल आता है, बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है कि रिप्रोडक्शन लाइफ प्रोसेस है या नहीं है। लाइफ प्रोसेस याद है, न्यूट्रिशन था लाइफ प्रोसेस। क्या? खाना ढूंढ के लाना, खाना खाना, खाना पचाना। भाई ये तो लाइफ प्रोसेस है ही, एसेंशियल है ये तो। ये नहीं करेगा तो इंसान मर जाएगा। जैसे कि आपका रेस्पिरेशन था, खाने को पचा के उससे एनर्जी बनाना, फूड से एनर्जी बनाना। भाई एनर्जी नहीं बनाएंगे तो इंसान मर जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड क्या करता है? अलग अलग सेल में ऑक्सीजन लेके जाता है, ग्लूकोज लेके जाता है। नहीं लेके जाएगा तो इंडिविजुअल मर जाएगा। पर क्या रिप्रोडक्शन कोई एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है? अगर तू रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, मान लेते नहीं करेगा, सर ऐसा मत मान ले, तू रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो तू मर जाएगा क्या? नहीं सर, जिंदा रहेंगे। ये तेरी एक चॉइस है, सर करना है करना, तो चॉइस है ना तुम्हारी, ये इंडिविजुअल की चॉइस है। ना करने पे तुम मरोगे नहीं। इनफैक्ट एनर्जी बहुत जाती है है ना? आप स्पर्म सेल्स बनाते हो, एग सेल्स बनाते हो, एनर्जी इतनी जा रही है। पर क्या इससे आपका जीना रहना या मरना तय हो रहा है? नहीं हो रहा है। सो यस, इट इज नॉट एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। अब देख, सीबीएसई बोर्ड ने एक बार सवाल पूछा था कि ऐसा लाइफ प्रोसेस बताओ जिससे नए इंडिविजुअल बनते हो। ऐसा लाइफ प्रोसेस बताओ जिससे नए इंडिविजुअल बनते हो। कौन सा है? रिप्रोडक्शन। यानी सीबीएसई बोर्ड मान रहा है कि लाइफ प्रोसेस है, बट यस इट इज नॉट एन एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। जरूरी नहीं है जिंदा रहने के लिए। सर जरूरी नहीं है। देख, अब इसका एक लॉजिक है, जरूरी क्यों है। मान लो तुमने डिसाइड किया कि सर हम बाल ब्रह्मचारी, कभी शादी नहीं करेंगे, बच्चा नहीं करेंगे। तुम्हारे दोस्त ने भी कहा सर हम बच्चा नहीं करेंगे। तुम्हारी पूरी क्लास ने, पूरी दुनिया ने बोला अब हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे। चलो भाई, ये तो क्या था? इंडिविजुअल की चॉइस थी। और सही बात है, तुम्हारा जीना मरना इस पे डिपेंड नहीं करता। पर यार क्या होगा? धीमे धीमे इंसान की प्रजाति लुप्त हो जाएगी, धीमे धीमे इंसान की स्पीशी खत्म हो जाएगी। तो एक स्पीशी के लिए तो ये एसेंशियल है, पर एक इंडिविजुअल के लिए इट इज नॉट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। जैसे कि रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन। भाई वेस्ट नहीं निकालेंगे तो भी तो मर जाएंगे, पर अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो मरेंगे नहीं भाई। पर हाँ, अगर पूरी स्पीशी के लेवल पे देखें तो पूरी की पूरी स्पीशी खत्म हो जाएगी। सारे के सारे शेर रिप्रोड्यूस करना बंद कर दे तो धीमे धीमे शेर लुप्त हो जाएंगे।
अब बात आती है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जरूरी क्यों है रिप्रोड्यूस करना। यही बात है बेटा, क्या कि अगर स्पीशी रिप्रोड्यूस नहीं करेगी तो धीमे धीमे स्पीशी खत्म हो जाएगी। तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशी, बना रहे इंसान सदियों सदियों तक, बने रहे कुत्ते सदियों सदियों तक, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशी के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। इट इंश्योर्स दी कंटिन्यूटी ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशी। एक और बात है, एक तो समझ में आ गया कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशी रहनी चाहिए, स्पीशी चलती रहेगी अगर रिप्रोडक्शन होगा। दूसरी बात है पॉपुलेशन की स्टेबिलिटी। देख हम सब पैदा हुए हैं, मर जाएंगे, है ना, डेथ तो होनी है, तो जितने लोग भी इस दुनिया में हैं सबकी डेथ होगी। मान लो डेथ होती जाए और नए बच्चे पैदा ना हो, बच्चे बोल रहा हूं, आगे हम लोग ऑफस्प्रिंग्स वर्ड यूज करेंगे बायोलॉजी में, अभी मैं ऐसे ही बोल रहा हूं बच्चे। मान लो नए बच्चे पैदा ना हो और सारे लोगों की डेथ होती जाए, डेथ तो होनी है, तो धीमे धीमे क्या होगा, पॉपुलेशन अनस्टेबल हो जाएगी, लोग कम होने लगेंगे। तो रिप्रोडक्शन से क्या होता है, पॉपुलेशन स्टेबिलिटी बनी रहती है, कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग पैदा हो जाते हैं, तो पॉपुलेशन ओवरऑल स्टेबल रहती है। एक दूसरा इंपॉर्टेंस भी है रिप्रोडक्शन का कि इसकी वजह से वेरिएशन होता है डीएनए में, जिससे स्पीशी की स्टेबिलिटी में हेल्प होती है। अब ये वेरिएशन डीएनए ये हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं। क्रिएट्स वेरिएशन इन डीएनए दैट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू अ स्पीशी। ये क्या है, चलो आगे समझते हैं। अभी रिप्रोडक्शन समझ में आ गया। रिप्रोडक्शन यानी फिर से प्रोड्यूस करना। कौन करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या बनाएंगे, न्यू इंडिविजुअल। कैसे होंगे, सेम स्पीशी के। क्या इसेंशियल है ये, क्या ये इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, समझ में आ रहा है, हाँ सर, नहीं, जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशी बनी रहेगी, पॉपुलेशन स्टेबिलिटी। दूसरा वाला पॉइंट आइए समझते हैं। अब बात आती है, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। क्या तुम तुम्हारे पापा की एग्जैक्ट कॉपी हो, तुम्हारे पापा एक ऑर्गेनिज्म है, उन्होंने प्रोड्यूस किया तुम्हें, क्या तुम एग्जैक्ट कॉपी हो अपने पापा की। कहते हैं ना कई लोग, अरे तुम तो यार शर्मा जी का बेटा एकदम डिट्टो कॉपी है शर्मा जी की। पर क्या सही में बताओ, साइंस के हिसाब से डिट्टो कॉपी हो? क्या तुम्हारी आंखों का शेप, आंखों का कलर, तुम्हारे हाथ का साइज, तुम्हारी हाइट, तुम्हारे जितने बाल हैं बाल का कलर, तुम्हारे कान का शेप, तुम्हारी नोज, एक एक चीज क्या तुम्हारे पापा या तुम्हारी मम्मी जैसी है? नहीं, सिमिलर है सर, पर एग्जैक्टली सेम नहीं है। मैं और तुम, हम लोग क्या है, ह्यूमन है, तुम्हारा दोस्त भी ह्यूमन है, तुम्हारी वो भी ह्यूमन है, हम सब सेम स्पीशी का पार्ट हैं, फिर भी हम अलग अलग हैं। सिमिलर तो हैं, दो आंखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है, दो कान हैं, दो हाथ है, सिमिलर तो हैं, पर डिट्टो कॉपी नहीं है। कैसे डिट्टो कॉपी? देख मेरी नाक कितनी सुंदर है, तेरी पकौड़े जैसी नाक है तेरा एक दोस्त होगा ना पकौड़े जैसी नाक, कमेंट करके बताना। देख मेरी आंखें देख कितनी ब्यूटीफुल है, तेरी आंखें देख, आंखों से समझ में आ रहा है चीटिंग करेगा। मेरे हाथ देख छोटे छोटे, तेरे लंबे लंबे हाथ हैं। तो भाई हम तुम सेम स्पीशी के इंडिविजुअल हैं, पर हम में डिफरेंस है। तुम और तुम्हारी वो, तुम खुद को देखो कैसे दिखते हो, जानवर जैसे, शैतान जैसे, उनको देखो कितनी ब्यूटीफुल सी दिखती हैं। सेम स्पीशी है बट डिफरेंस है तुम लोग के अंदर। इस चीज को हम बायोलॉजी में बोलते हैं वेरिएशन। वेरिएशन मतलब डिफरेंस इन द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशी। सेम स्पीशी के अलग अलग इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स का डिफरेंस है, इसको क्या बोला जाता है, वेरिएशन। देखिए वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी। ये क्या है, वेरिएशन है भाई। चलो मेरे को और खुद को छोड़ दो, तुम अपने भाई बहन से खुद को कंपेयर करो। भाई बहन और तुम्हारा तो जेनेटिक मटेरियल लगभग सेम होना चाहिए, जीन्स लगभग सेम होने चाहिए, पर तुम क्या एग्जैक्ट अपने भाई बहन जैसे दिखते हो? नहीं, लोग कह देते हैं हाँ तुम दोनों भाई बहन हो। मेरे केस में तो ये भी नहीं कहते, मेरी बहन बहुत अच्छी दिखती है, मैं बहुत गंदा। कई लोग डाउट भी करते हैं सही में आप इनके भाई है। तो भाई तुम अपने भाई बहन से भी सिमिलर नहीं दिख रहे हो, मतलब आसपास दिख रहे हो, कॉपी नहीं दिख रहे हो। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है रिप्रोडक्शन के वक्त कि जो नया इंडिविजुअल बनता है वो सेम स्पीशी का होता है, पर थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ जाता है। इस चीज को बायोलॉजी में हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बोलते हैं, वेरिएशन। अगले चैप्टर में ये और डिटेल में हम लोग समझेंगे, अभी भी थोड़ा समझाता हूं। वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशी। देख ये जो हो रहा है ये बायोलॉजिकली हो रहा है, ये पैदा होते वक्त हो रहा है। कुछ और भी चीजें हैं जो आपके बिहेवियर की है। भाई कोई ऐसा दोस्त है बहुत मजाक करता है, कोई ऐसा है शांत रहता है, किसी को लड़कियां हर समय पसंद रहती हैं, उसका भी नाम कमेंट करके बताना। एक होता है ना जिसको हर दिन प्यार हो जाता है, इस बार सच्चा वाला हुआ है भाई ये भाई तुम समझोगे। भाई सबका बिहेवियर अलग अलग है, पर ये चीज
आपके जीन्स पे डिपेंड नहीं करती। ये जो बिहेवियर वाली चीजें हैं ये आपके लालन पालन पे, आपके घर के माहौल पे, दोस्तों के माहौल पे, किस सराउंडिंग्स में आप बड़े हो, इस पे डिपेंड करती है। पर आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बॉडी के, कि आंखों का रंग कैसा होगा, भूरा होगा, काला होगा, नीला होगा, दिल डूबा नीली आंखों में ये दिल डूबा, हाँ, ये सारी जो चीजें हैं, आपके कान का शेप कैसा होगा, लटके होंगे कि छोटे होंगे, आपकी नाक पकौड़े जैसी होगी, पिचकी होगी, ये जो सारी चीजें ये जीन्स पे डिपेंड करती हैं। और जब एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है तो जेनेटिकली सिमिलर तो होता है, अपने पेरेंट्स के सिमिलर तो होता है, पर एग्जैक्ट कॉपी नहीं। जैसे आपने इंटरनेट पे देखा होगा, ये फोटो बड़ी वायरल रहती है, ये भाई साहब देखिए, इनके बेटे देखिए कितना हूबहू कॉपी लग रहे हैं भाई, एकदम लग रहा है। कहा जाता है कि इनके बेटे इनसे ज्यादा इनकी जरा दिखते हैं। His son looks like him more than himself। बट ये क्या 100% कॉपी है? नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वेरिएशन आ गया, डिफरेंस आ गया। तो सेम स्पीशी के इंडिविजुअल में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है, जिसको हम वेरिएशन बोलते हैं। अब बात आती है, सर वेरिएशन क्यों हुआ? हमको तो हमारे मम्मी पापा ने पैदा किया था, सब कहते भी हैं तुम एकदम मम्मी पे गए हो, जो भी कैरेक्टरिस्टिक अच्छे नहीं दिखते पापा बोलते हैं ये तो मम्मी के साइड का है, और जो भी अच्छे होते पापा कहते हैं ये हमारे साइड का है। तो ये वेरिएशन हुआ क्यों, समझते हैं। हम सब किससे बने हैं? हम सब बने हैं सेल से, है ना? सेल से बने। सेल सबसे छोटी हमारी यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, हम सब सेल से बने। सेल के अंदर याद है एक चीज होती थी, न्यूक्लियस। हाँ याद है, न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम्स। अब ये क्या अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, हेरिडिटी में। अभी ये समझो, क्रोमोसोम्स जो होते हैं कहां होते हैं? एक तो हो गई आपकी भाई सेल। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। एक छोटा गोला सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होता है। क्रोमोसोम किससे बने हैं? जेनेटिक मटेरियल से बने हैं, कोडिंग से बने हैं। जिस जेनेटिक मटेरियल से क्रोमोसोम बनता है उसको डीएनए बोलते हैं। डीएनए क्या है बेटा? धागा है। क्या चीज है सर? धागा। हाँ धागा है, कुछ नहीं है। देख, न्यूक्लियस के अंदर ऐसे गुचुड़ पुचुड़ गुचुड़ पुचुड़ कुचुड़ पुचुड़ कुचुड़ पुचुड़ एक धागा रखा है। इस धागे को हम क्या बोलते हैं? इस धागे को हम डीएनए बोलते हैं। ये धागा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये धागे में आपके सारे कैरेक्टरिस्टिक कोडेड हैं। अगर मुझे आपका ये धागा मिल जाए, इस धागे का कुछ टुकड़ा भी मिल जाए, तो मैं बता सकता हूं आपकी आंखों का रंग क्या होगा, आपके कान का शेप क्या होगा, आपके स्किन का कलर क्या होगा। मैं तुम्हारी कॉपी बना सकता हूं। अभी साइंस इतनी आगे गई नहीं है, मोटा मोटा बोल रहा हूं। तो सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? इसी धागे को ठूस ठूस के एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में भर के बनते हैं। और ये धागा क्या है? डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये सबको पता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। अब मान लो किसी को रिप्रोड्यूस करना है, तो क्या होगा भाई? सेल रिप्रोड्यूस करेगी, सेल अपनी कॉपी बनाएगी, सेल डिवाइड होगी। तो ये सेल ने कहा कि मैं डिवाइड होके 1 से 2 बन जाती हूं, तभी तो रिप्रोडक्शन होगा। तो इस सेल ने कहा चलो मैं एक काम करती हूं, डिवीजन स्टार्ट करती हूं। क्या स्टार्ट करती हूं? डिवीजन। अब 1 से 2 बनना है, तो 1 से 2 बनने के लिए सेल क्या करेगी? अपनी कॉपी बनाने की कोशिश करेगी। अभी सेल के अंदर आप देख रहे हो, सेल के न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या दिख रहा है? धागा। धागा क्या है? डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। तो सेल ने क्या किया? अपनी कॉपी बनाने की कोशिश की। तो इस धागे की एक कॉपी बनी, इस डीएनए की एक कॉपी। एक तो ये डीएनए था, और एक इसने अपनी कॉपी बनानी स्टार्ट की, एक और धागा बन गया। अच्छा, सेल में और क्या क्या होता है? बहुत सारी चीजें होती हैं। सेल में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया था, यहाँ पे 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन गए। और क्या होता है सेल में? राइबोसोम्स होते हैं सर, ठीक है, राइबोसोम्स होते हैं। यहाँ मान लो 1 राइबोसोम था, यहाँ पे 2 राइबोसोम बन गए। फिर क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसकी भी कॉपी। तो जितने भी सेल ऑर्गेनल हैं सबकी कॉपीज बननी स्टार्ट हो गई। 2 डीएनए बन गए, 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन गए, 2 माइटोकॉन्ड्रिया। कॉपी होना स्टार्ट। क्यों कॉपी हो रही है? क्योंकि रिप्रोडक्शन होना है, नया इंडिविजुअल बनना है। 1 सेल से 2 सेल बननी है, सेल का डिवीजन हो रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये हुआ, धीमे धीमे अब क्या होगा? ये जो दोनों डीएनए ये सेपरेट होना स्टार्ट करेंगे। तो भाई ये सेपरेट होते गए और हमें 2 सेल मिल गई। एक सेल में ये डीएनए मुझे दिख रहा है, एक सेल में मुझे ये डीएनए दिख रहा है, ठीक है। इसके अंदर 1 माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर 1, और सब कुछ एक एक चला गया, तो सेल की कॉपी बन गई। अब ये जो सेल थी, जो पेरेंट सेल थी, और ये जो बनी है डॉटर सेल्स बनी हैं, क्या ये इसकी 100% कॉपी होंगे? होना तो चाहिए, क्योंकि कॉपी ही बनी थी। पर ये 100% कॉपी नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि गलती होती है साहब, सबसे गलती होती है।
तुम फोटोकॉपी की मशीन पे जाते हो एग्जाम से एक रात पहले, भैया इस कॉपी की फोटोकॉपी कर दीजिए, वो छोटा छोटा माइक्रोचिप बना दीजिए, करते हो कि नहीं? फोटोकॉपी होते वक्त क्या एग्जैक्ट तुम्हारी कॉपी का एकदम 100% कॉपी आता है? नहीं, कहीं काले काले छींटे पड़ जाते हैं, कहीं पे सफेद हो जाता है, कोई लाइन मिट जाती है, कहीं ऐसे टेढ़ा टेक्स्ट हो जाता है, एरर्स हो जाती है। इसी तरह से सेल जब अपनी कॉपी बना रही होती है तो डीएनए में एरर हो जाती है, डीएनए की कॉपिंग में एरर हो जाती है। और जैसे ही एरर हुई, कोई नए तरह का डीएनए बना जिसकी वजह से वेरिएशन हुआ, कैरेक्टर्स डिफरेंट हो गए। जैसे मान लो ये मैंने डीएनए का एक स्ट्रैंड लिया, अभी आपको डीएनए डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका एक पार्ट लिया। डीएनए में क्या होती है बेटा? कोडिंग होती है, ढेर सारी कोडिंग, और हर कोडिंग से कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर्स डिसाइड हो रहे हैं। मान लो इसमें मैं एक कोडिंग देख लेता हूं, कोडिंग देख लेते हैं, इसकी याद नहीं करना, ए टी, इसको बोल लेते हैं जी, इसको बोल लेते हैं सी, कुछ कोडिंग है। ऐसी कितनी कोडिंग है? ऐसी बिलियंस ऑफ कोडिंग है, बिलियंस, करोड़ों करोड़ों कोडिंग है इस तरह की डीएनए में, बहुत सारी कोडिंग। सारी कहां भरी है? आपकी हर एक सेल के, आपकी हर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, वहां आपकी सारी कोडिंग है। अच्छा, अब इसकी कॉपी हो रही है भाई, फोटोकॉपी, सेल से नई सेल बन रही है, कॉपी 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 चल रही है, ठीक है। ए का ए बना, ओके, टी का टी बना, ओके, जी का जी बना, ओके, सी का ए बन गया। क्या हो गया? एरर हो गई, गलती। सर क्यों एरर हुई? एरर नहीं होनी चाहिए थी सर, सब कुछ 100% सेम बनना चाहिए था सर, एरर क्यों हो गई? भाई एरर इसलिए हुई क्योंकि 4 कोड थोड़ी कॉपी होने हैं, तो मैंने ऐसे ही समझाया। ऐसे बिलियंस ऑफ कोड्स हैं, कहीं ना कहीं गलती तो हो ही जाएगी कॉपी होने में। बिलियंस ऑफ कोड्स हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक तो हो ही जाएगी। तो बेटा कहीं ना कहीं एरर हो जाती है इन कॉपीइंग द डीएनए, और जैसी एरर होती है तो जो नए सेल्स के डीएनए है वो पुराने सेल से सिमिलर होता है, एग्जैक्टली सेम नहीं होता, और इसी की वजह से वेरिएशन होता है। सो वेरिएशन अकर्स ड्यू टू एरर इन कॉपीइंग ऑफ डीएनए। डीएनए में जो कॉपी होती है उसमें जो गलतियां हो जाती हैं उसकी वजह से वेरिएशन। सर मैं ऐसा साइंटिस्ट बनूंगा कि ये एरर बंद कर दूंगा, हमारा बच्चा बिल्कुल हमारे जैसा दिखेगा, उसका बच्चा उसके जैसा दिखेगा। हमारा नाम है अभिषेक महाराज, उसका नाम होगा अभिषेक महाराज 2, उसका बेटे का नाम अभिषेक महाराज 3, हमारी सल्तनत चलेगी। है अच्छी चीज नहीं है ये, अच्छा बात नहीं है ये। अभी आगे बताते हैं क्यों अच्छा। ये तुमको लग रहा है ना अच्छा होता, हमारा बच्चा एकदम हमारे जैसा, उसका बच्चा हमारे एकदम जैसा, अच्छा बात नहीं यार। सर हमारे जैसा हो गया, हमारा पेपर देने वो चला जाए, बताते क्यों अच्छा। अच्छा एनीवेज देख लेते हैं। तो भाई क्यों ऑर्गेनिज्म अपनी एग्जैक्ट कॉपी नहीं बना पाते? बिकॉज ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन क्या है? डिफरेंस इन द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशी, कुछ ना कुछ डिफरेंस है कैरेक्टरिस्टिक में जो दिख सकते हैं, बिहेवियर वाले में। क्यों होता है? देखिए रिप्रोडक्शन के लिए क्या करना होगा? नई सेल्स बनानी होगी। नई सेल्स बनाने के लिए क्या होगा? सेल अपनी रेप्लिका बनाएगी, यानी डिवीजन होगा, सेल का डिवीजन होना स्टार्ट हुआ। इसमें कॉपी ऑफ डीएनए भी होगा भाई, सेल अपनी कॉपी बनाएगी तो न्यूक्लियस की कॉपी बनाएगी तो डीएनए की कॉपी बनाएगी। अच्छा डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। जेनेटिक मटेरियल, डीएनए से ही तुम्हारे सारे कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड है। ये बिलियंस ऑफ कोड है ना, इन कोड्स के कॉम्बिनेशन से तुम्हारी आंखों का कलर, तुम्हारी नाक का शेप, तुम्हारी तोंद का शेप, तुम्हारे पैर, सब कुछ डिसाइड होते हैं। हाँ सब कुछ सब कुछ। अब इस कॉपी में क्या हुआ? है एरर हो गई, गलती हो गई, और एक नहीं बहुत सारी गलतियां होती हैं। एरर्स इन कॉपिंग ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग। इससे क्या हुआ? इंफॉर्मेशन चेंज हो गई, कोडिंग चेंज हो गई। उससे क्या हुआ? कुछ नए कैरेक्टर्स बन गए भाई, डीएनए की कोडिंग से ही कैरेक्टर बनते हैं, और उससे क्या हुआ? वेरिएशन हो गया। ठीक है, एक्चुअली डीएनए क्या होता है? इंफॉर्मेशन सोर्स होता है फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। क्या होता है? लिख लेना, इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स, और प्रोटीन से ही आपके कैरेक्टरिस्टिक बनते हैं। अब डीएनए में एरर हो गया तो प्रोटीन्स चेंज हो जाएंगे तो हमारे कैरेक्टर्स भी चेंज हो जाएंगे, तो ये हो गया हमारा वेरिएशन। अब आप सोच रहे हो सर हमारा बच्चा क्यों नहीं हमारे जैसा दिख रहा है, फायदा होगा। मैं बताता हूं वेरिएशन जरूरी क्यों है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं पानी के अंदर एक स्पेशल तरह का बैक्टीरिया रहता था, पानी के अंदर रहता था। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा। रिप्रोड्यूस करेगा तो कॉपी बनाएगा, कॉपी बनाएगा तो कुछ ना कुछ एरर हो जाएगी, एरर हो जाएगा तो वेरिएशन होगा। ठीक है, मान लेते हैं पानी के अंदर कुछ बैक्टीरिया रहते थे, इन्होंने रिप्रोडक्शन किया, रिप्रोडक्शन किया तो अपनी कॉपीज बनाई, कॉपी बनाई तो कुछ एरर हो गया, कुछ वेरिएशन हो गया, तो नए नए तरह के बैक्टीरिया बन गए। अच्छा
अब हर बैक्टीरिया के कुछ अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूं जस्ट, फॉर एग्जाम्पल मान ले ये जो बैक्टीरिया है ये 10 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस में जिंदा रहता है। इसने एक बैक्टीरिया बनाया जो 20 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस में जिंदा रहता है। एक ऐसा बैक्टीरिया भी बन गया जो 25 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस में जिंदा रहता है। अलग अलग तरह के बैक्टीरिया बन गए, अलग अलग कैरेक्टर्स वाले। मैंने टेम्परेचर रेजिस्टेंट देखा कि टेम्परेचर कौन कितना झेल सकता है। ये क्यों हो रहा है, क्यों अलग अलग तरह के बन रहे हैं? बिकॉज ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ एरर इन दी कॉपिंग ऑफ डीएनए। डीएनए की कॉपी में कुछ गलती हो गई, सेल के अंदर न्यूक्लियस में जो डीएनए था उसमें कुछ मिस्टेक हो गई। अच्छा, अब मानो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, पानी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ये बैक्टीरिया पानी के अंदर है, बढ़ते 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 मान लो पानी का टेम्परेचर लेट अस सपोज हो गया 30 डिग्री सेल्सियस, और पूरे साल अब यही टेम्परेचर रहने वाला है। तो क्या होगा? ये बैक्टीरिया तो मर जाएगा, ये बैक्टीरिया भी मर जाएगा, पर ये बैक्टीरिया बच जाएगा। यानी मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज विल डाई, बट फ्यू स्पीशीज या फ्यू वेरिएशंस, स्पेशली फ्यू वेरिएशंस ऑफ द बैक्टीरिया बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा टेम्परेचर झेल सकते थे। और इस तरह से बैक्टीरिया का खात्मा नहीं होगा इस दुनिया से, पूरा इकोसिस्टम की जो पूरी हमारी फूड चेन है वो नहीं हिलेगी। तो ये फायदा है बेटा वेरिएशन का, कि आप अडाप्ट कर सकते हो डिफरेंट एनवायरनमेंट की कंडीशन से। आपका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगा इस दुनिया से। कभी ऐसा होता है कि कोई एनवायरमेंटल चेंज होता है, गर्मी बढ़ने लग गई, बारिश बढ़ने लग गई, ठंडी बढ़ने लग गई, तो आपके कुछ ऐसे वेरिएंट्स होंगे जो उसको सर्वाइव कर पाएंगे, आप ना कर पाए। देखिए, आपका जीना ना जीना इस पूरे पृथ्वी के लिए, इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, एक इंडिविजुअल का नहीं है। ऐसे ही वर्क करती है बेटा बायोलॉजी। उसके लिए स्पीशी का सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जानबूझ के नेचर क्या कराता है? डीएनए के अंदर एरर, जानबूझ के नेचर डीएनए में एरर कराता है, ताकि मेरे पास डिफरेंट तरह के वेरिएशन हो। अगर कुछ चेंज हो सराउंडिंग्स में, एनवायरमेंट में, तो सारे के सारे एक साथ ना मर जाएं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया इन वाटर, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजेस वाटर टेम्परेचर, मोस्ट बैक्टीरिया डाई, ओनली फ्यू वेरिएंट्स व्हिच कैन लिव इन हाई टेम्परेचर सर्वाइव, दे रिप्रोड्यूस एंड स्पीशीज ग्रो फर्दर। अब जो ये बच्चे हैं ये क्या करेंगे? रिप्रोड्यूस और फिर से बैक्टीरिया हो जाएंगे। तो ये एडवांटेज है वेरिएशन का। सेम नहीं होना चाहिए बेटा कॉपी। ठीक है, यही लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। सर्वाइवल ड्यूरिंग एनवायरमेंटल चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंज हुए तो उसमें सर्वाइव कर सकते हैं। प्रिवेंट्स एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, भाई लुप्त होने से बचाया पूरी प्रजाति को। अगर सारे एक जैसे बैक्टीरिया होते तो सब खत्म हो जाते 30 डिग्री सेल्सियस पे। प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी मिली पूरे स्पीशी को, उनका एक्सटेंशन रुक गया। हेल्प्स इन इवोल्यूशन ऑफ स्पीशी। अब इवोल्यूशन क्या होता है ये देखिए। माना जाता है कि हम लोग किससे बने हैं? एप्स से बने हैं, बंदरों जैसी प्रजाति एप से बने। तो क्या हुआ होगा बेटा? एप्स ने अपने ऑफस्प्रिंग, अपने बच्चे पैदा किए होंगे, थोड़ा वेरिएशन हुआ होगा, थोड़ा सा वो इंसान जैसा दिखने लगा होगा, थोड़ा से 2 पैर पे चलने लगा खड़ा होके। इसने फिर अपने ऑफस्प्रिंग पैदा किए, थोड़ा सा फिर डीएनए की कॉपिंग में एरर हुआ, थोड़ा वेरिएशन हुआ, थोड़ा और वो इंसान और बंदर के बीच का। फिर उसने अपने ऑफस्प्रिंग पैदा किए, फिर थोड़ा सा डीएनए की कॉपी में और एरर हुआ और वेरिएशन, और हजारों सालों तक जब ये एरर होता गया तो एप से क्या बन गया? इंसान बन गया। अब ये वेरिएशन ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया, हजारों सालों में जब ये वेरिएशन होते रहते हैं, उससे क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ स्पीशी होता है। जिस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं हम लोग, हमारी बॉडी जो नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस करती है, जानबूझ के उसके डीएनए में वो एरर करती है कि वो नए एनवायरनमेंट के लिए ज्यादा अच्छे से रह पाए। इसी तरह से एप से इंसान बने। आपने देखा होगा इंसानों की पूंछ, पहले कहा जाता है बंदर की पूंछ थी, अब इंसान की पूंछ नहीं, क्योंकि अब शायद जरूरत नहीं। तो जिन चीजों की जरूरत नहीं है वो आपकी बॉडी से हटते जाएंगे, जिन चीजों की जरूरत है वो आपकी बॉडी में आते जाएंगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या होता है? इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज। सब कैसे हो रहा है? एरर इन डीएनए। ये होना जरूरी है, नेचर करा रहा है। अच्छा, एक और चीज देखो, अगर एरर नहीं होता डीएनए में तो हम सब एक जैसे दिखते हैं भाई, हमारी क्वालिटी एक जैसी, सब एक जैसे दिख रहे होते। तो अलग अलग दिखना भी जरूरी है भाई। वैरायटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिएशन इन डीएनए रिजल्ट्स इन द वैरायटीज ऑफ स्पीशीज एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। भाई वैरायटीज मिलेगी। जैसे मान लो गुलाब है, सिर्फ लाल गुलाब होता है दुनिया में, तो आप जाके उनको लाल गुलाब दे दो थप्पड़ पड़ जाता है। इसलिए तो सफेद गुलाब है, सफेद गुलाब जाके दो, कह दो अच्छा ठीक है अब से लड़ाई झगड़ा बंद है। पिंक गुलाब जाके दो, अब से दोस्ती हो गई। फिर लाल गुलाब दो, स्टेप बाय स्टेप। तो भाई इतने तरह के रोजेस क्यों हो पाए? बिकॉज ऑफ वेरिएशन। डीएनए में कॉपिंग में एरर हुआ और नए नए तरह के गुलाब बन गए। ठीक है, तो ये हो गया एडवांटेज ऑफ वेरिएशन या इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। एक चीज याद रखना, जितना इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन है ये सारा आप इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन भी समझ सकते हो। काहे कि रिप्रोडक्शन नहीं होगा
तो वेरिएशन नहीं होगा। तो रिप्रोडक्शन का एक फायदा ये भी है कि वेरिएशन होता है, जिससे कि स्पीशी की स्टेबिलिटी होती है, एक्सटेंशन से बचता है, नई वैरायटी बनती है, एवोल्यूशन होता है। ये सारे किसके एडवांटेज हो गए? अब रिप्रोडक्शन के भी हो गए। ठीक, अब भाई हमें जो रिप्रोडक्शन पढ़ना है वो दो तरह का पढ़ना है। एक है असेक्सुअल यानी बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स के, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा बेटा? दो पेरेंट्स होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल इंटरकोर्स होना है तो दो पेरेंट्स होंगे, एक मेल होगा एक फीमेल होगा। जैसे इंसान में एक औरत है एक आदमी है, ठीक है। फ्लावर्स में अंदर भी ऐसे ही होता है, एनिमल्स में भी ऐसे ही होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट होता है, अकेला बाप अकेली मां बच्चे को जन्म देती है, तो क्या है? सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। असेक्सुअल में कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होना, तो एक अकेला पेरेंट होता है जिससे नया बच्चा बन जाता है। कैसे होगा देखेंगे, इंसान नहीं होता। नेक्स्ट है असेक्सुअल में कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, कोई गैमेट नहीं बन रहा है। अब गैमेट क्या होता है? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बन रहा है। अब ये गैमेट क्या है? गैमेट है बेटा सेक्स सेल्स। जैसे कि हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था, नर्व सेल्स थी हमारी, उसका एक मुंह था एक पूंछ थी। ऐसी हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट तरह की सेल्स हैं। ऐसे जो सेल्स हैं जिनकी वजह से रिप्रोडक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सेक्स सेल्स। सुन रखा होगा आपने, जैसे लड़कों के पास होती है स्पर्म सेल्स, लड़कियों के पास क्या होती है? एग सेल्स। इनको क्या बोलते हैं? गैमेट्स बोलते हैं। तो मेल से एक मेल गैमेट बनता है। मेल गैमेट क्या होता है? मेल सेक्स सेल। फीमेल से बनता है फीमेल गैमेट, ये क्या होगी? फीमेल सेक्स सेल। और ये दोनों जब मिलते हैं तभी तो नया बच्चा पैदा होगा। ये किस में होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में कोई गैमेट एमेट नहीं बनता, इसकी जरूरत नहीं है। सेक्सुअल में जरूरी है बेटा कि एक मेल की सेक्स सेल हो एक फीमेल की सेक्स सेल हो और दोनों का मिलन हो। उस मिलन को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो इन दोनों के मिलन से फर्टिलाइजेशन होगा और इससे एक नई सेल बनेगी जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? बाइगॉट नहीं, जाइगोट। ठीक है, यहां ऐसा कुछ नहीं होता, यहां कोई सेक्स सेल्स नहीं होते क्योंकि यहां मेल फीमेल ही नहीं है, सिंगल पेरेंट है। यहां कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, यहां कोई जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा। यहां पे क्या होगा बेटा? गैमेट है, फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट बनेगा। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है? सेक्स सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, मेल सेक्स सेल्स फीमेल सेक्स सेल्स। इनको क्या बोलते हैं? गैमेट्स बोलते हैं। यहां पे कोई गैमेट नहीं होते, यहां पे उनका कोई मिलन नहीं होता, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता। एक और एडवांटेज है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्या है? ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड आर यूजुअली जेनेटिकली सिमिलर। भाई एक सिंगल पेरेंट से ही बना है, अगला इंडिविजुअल एक ही पेरेंट से बना है, तो ये क्या होता है? जेनेटिकली इसके सेम होता है। क्योंकि दो पेरेंट नहीं आ रहे हैं तो दो तरह के डीएनए नहीं मिल रहे हैं, तो ये जेनेटिकली सिमिलर होता है। ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड आर यूजुअली जेनेटिकली सिमिलर। यहां पे क्या होता है? ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म्ड आर जेनेटिकली डिसिमिलर, थोड़े से अलग होते हैं क्योंकि यहां पे क्या है बेटा? यहां पे मेनी पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, यहां पे एक से ज्यादा पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए जो ऑफस्प्रिंग्स है वो जेनेटिकली डिसिमिलर। और यहां पे क्या है बेटा? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, एक ही पेरेंट है, तो ऑफस्प्रिंग कैसी है? सिमिलर हो जाती है, नियरली सेम हो जाती है। समझ में आ गया असेक्सुअल और सेक्सुअल? असेक्सुअल जिसमें कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा, एक सिंगल पेरेंट होगा, सिंगल पेरेंट होगा तो कोई सेक्स सेल्स की गैमेट्स की बात नहीं होगी। सेक्सुअल में दो पेरेंट्स होंगे, एक मेल एक फीमेल, दोनों की अपनी अपनी सेक्स सेल्स होगी, स्पर्म सेल्स एग सेल्स, इसको बोलते हैं गैमेट्स। ये जब गैमेट्स फ्यूज करते हैं, मिलते हैं, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल में फर्टिलाइजेशन होगा, असेक्सुअल में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं, क्योंकि एक ही पेरेंट से अगला ऑफस्प्रिंग बना है तो जेनेटिकली सिमिलर होगा। यहां पे दो पेरेंट्स मिल गए हैं तो जेनेटिकली डिसिमिलर होगा। ठीक है, ये कहां पे मिलेगा आपको? फ्लावर्स में हम लोग को पढ़ना है। और किसमें पढ़ना है? ह्यूमन में, एनिमल्स में भी होता है। अपने सिलेबस में हम फ्लावर्स में पढ़ेंगे और इंसानों में पढ़ेंगे। ये कहां पे होता है? ये बहुत अलग अलग स्पीशीज में होता है और इसके अलग अलग मेथड है जो हमें आगे पढ़ने हैं। फिजन पढ़ना है हमें, फ्रेगमेंटेशन पढ़ना है, रीजनरेशन पढ़ना है, बडिंग पढ़ना है, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो जरा जल्दी से हम लोग पहले ये 6 मेथड्स पढ़ते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसके अंदर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होगा, सिंगल पेरेंट से बच्चा होगा। बहुत इजी मेथड है, पहले इसको कवर करते हैं, उसके बाद ये देखेंगे। चलिए एक सवाल देख लेते हैं, सीबीएसई 2017-2024 में आया हुआ। क्या? Assertion: offspring produced by asexual reproductions are genetically similar to the parents। तो ये बात तो सच है, this is true। Asexual reproduction involves a single parent, ये भी ट्रू है। और क्या यही इसका रीजन है? हाँ,
क्यों जेनेटिकली सिमिलर होते हैं ऑफस्प्रिंग्स? क्योंकि सिंगल पेरेंट होता है। तो ऑप्शन ए सही हो गया, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि सिंगल पेरेंट है इसलिए जेनेटिकली सिमिलर है। अब हम पढ़ते हैं बेटा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग मेथड। 6 मेथड हमें पढ़ने हैं असेक्सुअल के। पहला मेथड है फिजन। फिजन बेटा, सिंपल फिजन का अंग्रेजी में मतलब है कि एक चीज टूटकर 2 बन जाए, 3 बन जाए, 4 बन जाए। फिजन मतलब होता है किसी चीज का टूटकर 2 बन जाना, 3 बन जाना, 4 बन जाना। यहां पे क्या होगा बेटा, फिजन का जो मेथड है, जनरली ये जो मेथड है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं। यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल वाले। अब किसी के पास एक ही सेल है, हाय हाय हाय, तेरे पास तो स्थिति सोच, कोई ऑर्गेनिज्म अमीबा जैसे है, उसके जीवन में उसके पास एक ही सेल है, एक सेल, वही ऑर्गेनिज्म है एक सेल का। अब बेटा एक सेल का ऑर्गेनिज्म है, वो कहां से सेक्स सेल बनाए, कहां से फर्टिलाइजेशन करे? तो उसके पास क्या मेथड है, फिजन, कि मैं टूट कर 2 बन जाऊंगा, या टूट कर 4 बन जाऊं, या टूट कर ढेर सारा बन जाऊं। तो ये जो फिजन का मेथड है ये जनरली आपको मिलता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, बहुत सारे प्रोटोजोआ होते हैं यूनिसेलुलर। तो अकर्स इन मेनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। तो हम लोग को प्रोटोजोआ के 3 एग्जांपल पढ़ने हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। एक ही सेल है तो तरीका क्या है कि फिजन, फिजन मतलब एक सेल टूटकर डिवाइड होकर एक से ज्यादा सेल बन जाए। सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म, हमारे जैसा नहीं है ऐसा मल्टीसेलुलर, सिंगल सेल का। बेटा ये दिखते ही नहीं है ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल के। जो भी चीज आपको दिख रही है ना, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहा है वो मल्टीसेलुलर है, सिंपल। जो भी मच्छर मक्खी जो भी दिखता है मल्टीसेलुलर, जो नहीं दिख रहा एकदम वो सिंगल सेल का। पहला एग्जांपल है अमीबा। अमीबा कैसा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। क्या दिखाता है, बाइनरी फिजन। बाइनरी का मतलब होता है 2, यानी ये ब्रेक किस में होगा, 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा। जहां बाइनरी फिजन हो, बाइनरी मतलब 2 होता है। तो ये देखिए ये अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है। क्या हुआ, धीमे धीमे सेल का डिवीजन स्टार्ट हो गया है। क्या हो रहा है, सेल का डिवीजन स्टार्ट हो गया। अब सेल डिवाइड करना चाह रही है तो क्या हो रहा है, कॉपी बना रही है सारी चीजों की। होते 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 क्या हुआ, सेपरेट हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। क्या बन गई, 2 डॉटर सेल्स बन गई। एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बन गई। अब अमीबा में एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या, यहां पे देखो इसको ऐसे तोड़ा है मैंने, इस तरह से, है ना, ऐसे ही तो टूटा है वर्टिकली। पर जरूरी नहीं ऐसे टूटे, ये ऐसे भी टूट सकता है, ऐसे भी टूट सकता है, ऐसे भी टूट सकता है, ऐसे भी, यानी किसी भी प्लेन में, किसी भी प्लेन में ये ब्रेक कर सकता है। स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कि किसी भी प्लेन में ये टूट सकता है। ऐसे टूट के भी 2 पार्ट में हो सकता है, ऐसे टूट के भी 2 पार्ट में हो सकता है। पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल। पेरेंट सेल से कितनी सेल्स बन गई, 2 डॉटर सेल। क्यों, क्योंकि बाइनरी फिजन। दूसरा बेटा जो प्रोटोजोआ में पढ़ना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो है लीशमानिया। लीशमानिया बिहार में बहुत फेमस है क्योंकि इसकी वजह से एक डिजीज होती है ब्लैक फीवर, काला आजार, अभी पढ़ेंगे। लीशमानिया क्या है, ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, देखिए जरा इनकी जरा शक्ल तो देखिए, कितने सुंदर से हैं, आय हाय हाय, बगल से मूछें निकल रही है। इसको बोलते हैं विप लाइक स्ट्रक्चर। विप लाइक मतलब हंटर जैसा एक स्ट्रक्चर है इसके पास। कैसा ऑर्गेनिज्म है, ये भी यूनिसेलुलर, सिंगल सेल का, दिखाई नहीं पड़ेगा, छोटा सा। क्या है इसके पास, एक विप लाइक स्ट्रक्चर, एक हंटर जैसा स्ट्रक्चर होता है इसके पास। इसमें बेटा एक चीज ध्यान रखनी है कि ये भी बाइनरी फिजन ही दिखाता है, एक से टूटकर 2 बन जाता है, दिखाता ये भी क्या है, बाइनरी फिजन। पर इसका बाइनरी फिजन अमीबा की तरह ऐसे कट्टम कुट्टा कहीं पे भी नहीं हो सकता। इसका बाइनरी फिजन एक ही प्लेन में होता है, ऐसे ऐसे कटेगा कि एक तरफ एक मूंछ रहे, दूसरी तरफ दूसरी मूंछ बन जाए। देखो ये ऐसे, तो एक लॉन्गिट्यूडनल प्लेन में ही स्प्लिट होगा, जबकि अमीबा किसी भी प्लेन में स्प्लिट हो सकता है। तो ये लिखा है हैज अ विप, विप मतलब हंटर जैसा, लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ सेल। यहां पे बाइनरी फिजन होता है इसके अंदर भी, अमीबा में भी बाइनरी फिजन, यानी 2 पार्ट में ही टूटेगा ये। अकर्स इन अ फिक्स्ड प्लेन, एक फिक्स्ड प्लेन में होता है इन रिलेशन टू विप लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्गिट्यूडनल फिजन। ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल टू, मूंछ के लॉन्गिट्यूडनल, इस तरफ एक मूंछ थी दूसरी तरफ दूसरी मूंछ बन गई। कॉजेस काला आजार, ब्लैक फीवर। ब्लैक फीवर क्या होता है बेटा, बुखार आता है, स्किन डिसकलर हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, हमें पढ़ना नहीं है, पर ये बीमारी याद रखना कि लीशमानिया की वजह से ब्लैक फीवर होता है, काला आजार। ठीक है। तीसरा जो प्रोटोजोआ हमें पढ़ना है वो है प्लाज्मोडियम। ये भी क्या है बेटा, यूनिसेलुलर। एग्जाम में कहीं भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दिखे, कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, एग्जाम के लिए याद हो, कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, फिजन से। यूनिसेलुलर, एक ही सेल है तो क्या करें साहब, एक ही तरीका है, टूट के 1 से 2 बन जाते हैं। 1 से अमीबा 2 बन गया, 1 से लीशमानिया 2 बन गया, 1 से प्लाज्मोडियम 2 नहीं, मैनी बन जाता है। ये क्या है,
मल्टीपल फिजन दिखाता है। क्या दिखाता है? मल्टीपल फिजन, यानी एक से मैनी क्रिएट करता है। क्या है? यूनिसेलुलर। अब ये क्या करता है, मान लो ये एक सेल है, इसके अंदर क्या करेगा, ये एक सेल और बनाया, एक सेल और बनाया, एक सेल और बनाया, ढेर सारी सेल ऐसे बनाता जाता है। एक सेल डिवाइड हुई 2 बनी, 2 डिवाइड हुई 4 बनी, 4 डिवाइड हुई 10 बनी, और बनती जा रही एक स्ट्रक्चर के अंदर बंद रहता है। अचानक से ये स्ट्रक्चर फटता है और ढेर सारी सेल्स बाहर निकलती हैं। तो ये क्या दिखाता है? मल्टीपल फिजन दिखाता है। अमीबा, लीशमानिया क्या दिखाते हैं? बाइनरी। प्लाज्मोडियम क्या? मल्टीपल फिजन। 1 से 2 बनी, 2 से 4 बनती गई और एक सिस्ट में पैक रहती हैं। वो सिस्ट फटा तो ढेर सारी सेल्स बाहर आ गई। ये बेटा मलेरियल पैरासाइट भी है, मलेरिया कॉज करता है। क्या है ये? मलेरियल पैरासाइट। इंपॉर्टेंट, याद रखना, कौन सी बीमारी करता है? मलेरियल पैरासाइट। लीशमानिया क्या करता है? काला आजार, ब्लैक फीवर। तो फिजन समझ में आ गया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ एक से टूट के 2, 3, 4 या मेनी बन जाते हैं। नेक्स्ट मेथड, नेक्स्ट है फ्रैगमेंटेशन इन स्पाइरोगाइरा। अब स्पाइरोगाइरा क्या होता है? ये बेटा ग्रीन एल्गी है। कहां दिखता है आपको? पानी वगैरह में। ये देखो यहां पे पिक्चर लेके आया हूं मैं। पानी में आपने देखा होगा ना, इस तरह से रहता है। अरे सर काई है, काई पानी में, काई, हाँ वही काई है ना, काई जैसा। तो ये ग्रीन एल्गे है, पानी में आपको दिखता है। ये क्या प्रोसेस दिखाता है? फ्रैगमेंटेशन। जब ये स्पीशीज स्पाइरोगैरा मैच्योर हो जाती है, जो काई है, जब ये मैच्योर हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो शायद ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही या करना नहीं चाह रही। ऐसे कंडीशन में क्या तरीका है कि वो अपना नया इंडिविजुअल बनाए? सिंगल तरीका है कि मैं अपने आप को तोड़ लूंगा। कहीं नहीं होती है, बीच से कहीं टूट जाती है, फैलती है, फिर बड़ी हो जाती है, फिर टूटी कहीं गई, फिर बड़ी हो गई। यानी ये क्या करता है? अपने आप को 2-3 पार्ट में, 2-3-4 पार्ट में अपने को तोड़ लेता है खुद से, ऑन इट्स ओन, अपनी चॉइस है। और तोड़ के अपने अलग अलग फ्रैगमेंट बना लिया, फ्रैगमेंट 1, फ्रैगमेंट 2, फ्रैगमेंट 3। और ये सारे फ्रैगमेंट धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? ग्रो करके एक नए इंडिविजुअल बन जाते हैं। ये क्या है? फ्रैगमेंटेशन इन स्पाइरोगैरा। फ्रैगमेंटेशन क्योंकि फ्रैगमेंट्स में टूट गए। ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन। स्पाइरोगैरा क्या है बेटा? ग्रीन एल्गी होता है, पानी में से आपको मिलता है। जब ये मैच्योर हो जाता है तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, क्या कर रहा? खुद को खुद से तोड़ रहा है। कोई और नहीं आके इसको तोड़ेगा, खुद से खुद को तोड़ा, फ्रैगमेंट्स बनाए और वो फ्रैगमेंट ग्रो होके नए इंडिविजुअल बन गए। ऐसा ही सिमिलर आपको दिखेगा रीजनरेशन का प्रोसेस, फ्रैगमेंटेशन से सिमिलर दिखेगा। ये होता है प्लैनेरिया में। प्लैनेरिया क्या होता है बेटा? एक चिपटा वॉर्म होता है। क्या होता है? एक फ्लैट वॉर्म होता है प्लैनेरिया। आप सर्च करिएगा आपको मिलेगा, ऐसा एनसीईआरटी में बना हुआ। देखो इसकी आंख भी बनी हुई है, प्लैनेरिया। इसके साथ बहुत बुरा करते हैं बेटा, रीजनरेशन। क्या करते हैं? छिपकली की पूंछ देखिए, कभी टूट जाती है तो वापस पैदा हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। छिपकली के पास कुछ ऐसी सेल्स हैं, स्पेशल सेल्स हैं, जिसके पास रीजनरेटिव पावर है, खुद से वापस खुद को जनरेट करना। यही पावर होती है प्लैनेरिया के पास। तो रीजनरेशन इन प्लैनेरिया क्या है कि आपने प्लैनेरिया को पकड़ा, चपटा हुआ वॉर्म, इसको पकड़ा और पकड़ के आपने धड़ाक उड़ा दिया, इसको काट दिया, चाकू से लेके काट दिया या किसी चीज से तोड़ दिया। मर जाएगा? नहीं मरता, रीजनरेशन करता है, मरता ही नहीं है। 3 पार्ट में काटा, तीनों से नए पार्ट बन गए, नए इंसान। शायद हम भी ऐसे ही होते सर, अपनी कॉपी बना देते। इसको बोलते हैं रीजनरेशन इन प्लैनेरिया। पर ध्यान रहे, ये इसकी मर्जी से नहीं हुआ है, ये बदतमीजी हुई है इसके साथ। पकड़ गए, इसको काटा गया, 3 पार्ट में काटा, सोचा मर जाएगा, अगले दिन सुबह उठ के देखा अरे बड़े हो गए, तीनों पार्ट इंडिपेंडेंट हो गए, खुद से जिंदा हो गए। इसको बोलते हैं रीजनरेशन इन प्लैनेरिया। इफ द इंडिविजुअल इज कट इनटू मेनी pieces grow into separate individuals, regeneration is carried out by specialized cells। सारी सेल्स नहीं कर सकती, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। यहाँ पे स्पेशलाइज पे कट गया, स्पेशलाइज्ड सेल्स, कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं जिसकी वजह से रीजनरेशन होता है। ये आपको प्लैनेरिया में भी मिलेगा और एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि ये हाइड्रा में भी मिलता है। पर हाइड्रा का एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं बडिंग के अंदर, अभी आगे हम लोग हाइड्रा पढ़ेंगे। प्लैनेरिया में होता है, ये प्लैनेरिया समझ में आ गया क्या होता है? ये चपटा वॉर्म होता है। क्या होता है? चपटा वॉर्म होता है। अब बेटा एक चीज आपको बोलूं, दिस इज नॉट रिप्रोडक्शन। देखो यहां पे लिखा हुआ है, थोड़ा कट रहा है, रीजनरेशन इज नॉट इक्वल टू रिप्रोडक्शन। क्यों बेटा? क्यों? ये ना रिप्रोडक्शन नहीं है यार, दिस इज नॉट रिप्रोडक्शन, नो, दिस इज रीजनरेशन। रीजनरेशन इज नॉट इक्वल टू रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये जबरदस्ती की है तुमने इसके साथ, इसने अपनी मर्जी से थोड़ी किया है। तो प्लैनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। अगर तुम इसको काटोगे पीटोगे नहीं तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स करके भी नए बच्चे पैदा कर लेगा।
तो रीजनरेशन इज नॉट एक्चुअली रिप्रोडक्शन, बस दिक्कत ये डेफिनेशन मैच कर रही है। रिप्रोडक्शन डेफिनेशन याद करो, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नए इंडिविजुअल्स बनाए ऑफ द सेम स्पीशीज, तो सब तो हो रहा है, तो डेफिनेशन मैच करनी इसलिए बोल दिया। बट इसको अगर ऐसे देखें तो इज नॉट द कॉमन फॉर्म, ये तरीका नहीं होना चाहिए रिप्रोड्यूस करने का कि इधर आ तेरे को काट के मैं नया स्पीशी बना देगा। तो इसीलिए लिखा है रीजनरेशन इज नॉट इक्वल टू रिप्रोडक्शन, एनसीईआरटी भी ये चीज लिखती है। ठीक है, ये डायग्राम याद रखना, एग्जाम में इसका डायग्राम बनाने को आता है प्लानेरिया का। क्या करना, एक चपटा वॉर्म बनाना, काटना ऐसे, फिर तोड़ना, स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे हुए फिर और बड़े बड़े हो गए, तो डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट तरीका क्वेश्चन आ गया, सीबीएसई 2020, 2023, 2025 क्या, द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगाइरा काई एंड प्लानेरिया रिस्पेक्टिवली आर। स्पाइरोगाइरा क्या करता था, खुद से खुद को तोड़ता था, फ्रैगमेंटेशन। प्लानेरिया का क्या होता था, रीजनरेशन, काट दोगे वापस रीजनरेट, तो क्या हो जाएगा, फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। नेक्स्ट सीबीएसई 2025, 2021, 2020, 2017, 2016, 2016 में 2 बार लिया, तो ये या इसके सिमिलर क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेम द मेथड बाय विच स्पाइरोगैरा रिप्रोड्यूसेस अंडर फेवरेबल कंडीशंस। कैसे प्रोड्यूस करता है फेवरेबल कंडीशन, फ्रैगमेंटेशन से। सेक्सुअल है कि असेक्सुअल है, साफ सी बात है असेक्सुअल है ना, कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं, सिंगल पेरेंट से बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा क्या होता है बेटा, ये आपने देखा होगा कहीं ना कहीं नेशनल ज्योग्राफी पे, समुद्र के अंदर एक जानवर होता है, एक्वेटिक एनिमल है, प्लांट नहीं, एक्वेटिक एनिमल है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रा। अब हाइड्रा के पास बेटा कुछ स्पेशल तरह की रीजनरेटिव सेल होती है, जैसी प्लानेरिया के पास थी। हाइड्रा रीजनरेशन भी दिखाता है, काट दोगे तो भी नई स्पीशी बन जाता है, सेम जो चीज प्लानेरिया दिखा रहा था। पर इसका जो मेथड एनसीईआरटी पढ़ाती है, जो एग्जाम में पूछता है, वो है बडिंग इन हाइड्रा। बडिंग इन हाइड्रा, बडिंग क्या है बेटा, अब ये एक ऐसा एक्वेटिक जानवर है जिसकी जो रीजनरेटिव सेल है, यानी नई सेल्स बनाने की जो इसके पास कैपेसिटी है, वो किसी स्पेसिफिक साइट पे अचानक से नई सेल्स बनाने लगता है। सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन हुआ 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, बनती जा रही। सोच यहां पे मेरे अचानक से सेल डिवीजन शुरू हो जाए और नई सेल्स बनती जाए, तो क्या होगा, गुम्मा निकल जाएगा मेरे, होगा कि नहीं, एक गुम्मा सही से निकले, सेल बनती गई गुम्मा। इस गुम्मे को हम बोलते हैं बड, और इस मेथड को बोलते हैं बडिंग। तो हाइड्रा में क्या होता है, ये मान लो हाइड्रा है, ऊपर इसके ऐसे फुचड़े निकले हुए हैं, इसको बोलते हैं टेंटिकल्स। ये देखो ऊपर इसके फुचड़े दिख रहे हैं आपको, ये इसको क्या बोलते हैं, टेंटिकल्स बोलते हैं। क्या हुआ, मान लो यहां पे अचानक से सेल डिवीजन शुरू हुआ, सेल्स बनती गई, तो क्या हुआ, थोड़ा सा गुम्मा सा निकल आया, इसको क्या हम बोलते हैं, बड बोलते हैं। अब क्या हुआ, धीमे धीमे ये बड बड़ी होती जाएगी और होते होते पापा जैसी बन जाएगी, पेरेंट की जैसी बनती जाएगी, डेवलपिंग हाइड्रा। एक समय के बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो क्या करता है, माँ बाप से दूर चला जाता है, अपनी जिंदगी जीता है, वैसे ही बेटा ये भी करेगा। एक समय के बाद जब फुल्ली डेवलप्ड हाइड्रा सेपरेट फ्रॉम पेरेंट हाइड्रा, एक टाइम के बाद क्या करता है, खुद को पेरेंट से सेपरेट कर लेता है और एक नया इंडिविजुअल बन जाता है। तो रिप्रोडक्शन है कि नहीं, बिल्कुल है, नया इंडिविजुअल बना, सेम स्पीशी के बना। क्या सेक्सुअल है कि असेक्सुअल, असेक्सुअल है। कैसे हुआ, रीजेनरेटिव सेल से, स्पेशल तरह की सेल्स हैं जो खुद को लगातार डिवाइड करके बढ़ाती जाती हैं एट अ स्पेसिफिक साइट। ठीक है, तो यही लिखा है, यूज रीजेनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन, रिपीटेड सेल डिवीजन एट वन स्पेसिफिक साइट फॉर्म्स एन आउटग्रोथ। एक क्या हो जाएगी, यहां पे आउटग्रोथ हो जाएगी। इस आउटग्रोथ को हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। तो क्या बन गया, यहां पे बड डेवलप हो गया। फिर क्या, बड डेवलप्स इनटू टाइनी इंडिविजुअल। धीमे धीमे ये बड क्या बन गया, टाइनी इंडिविजुअल बन गया, नया इंडिविजुअल बनता जा रहा है, समय के साथ बड़ा होता जा रहा है। इसको न्यूट्रिशन वगैरह कहां से मिल रहा है, पेरेंट से मिल रहा है, खाना पीना सब कुछ है ना। ऑन मैच्योरिटी इट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी टू बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। समय के साथ क्या होगा, खुद को डिटैच करके नया इंडिविजुअल बन जाएगा। एनसीईआरटी ने साफ साफ लिखा है कि बडिंग ईस्ट भी दिखाता है। ये चीज छूट जाती है कई बार कई टीचर से। एनसीईआरटी बोलती है हाइड्रा और ईस्ट के अंदर भी यही चीज होता है कि ऐसे ही बड बनता है और एक नया इंडिविजुअल। तो ये क्या हो गया, बडिंग का प्रोसेस हो गया। सीबीएसई 2015, 2021, 2022 कई बार क्वेश्चन पूछा, डिस्क्राइब बडिंग इन हाइड्रा विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम। तो भाई साहब डायग्राम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ईजी है, बहुत इजी है। नीचे एक बॉटल सा बनाना है, ऊपर उसके ऐसे फुचड़े बाल बनाने हैं, फिर साइड से गुम्मा निकालना है, फिर गुम्मा निकाल के बाद में सेपरेट कर देना है। ठीक है, तो डायग्राम इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। आगे बढ़ते हैं।
आइडेंटिफाई द मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दी फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिज्म दिखा दिया था, ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? हाइड्रा है, एक्वाटिक जानवर है, क्या करता है? बडिंग करता है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? बडिंग। यहाँ रीजनरेशन भी होता तो दिक्कत होती, क्योंकि हाइड्रा रीजनरेशन भी दिखाता है और बडिंग भी दिखाता है, पर ज्यादातर बडिंग वाला एग्जाम्पल पूछते हैं। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट है बेटा स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। राइजोपस क्या है? ब्रेड मोल्ड। आपने देखा होगा कि अगर आपकी ब्रेड फ्रिज के बाहर कमरे में पड़ी है कुछ दिनों तक, तो उस पर काला काला ऐसे जम जाता है। कहते हैं कि नहीं कि ब्रेड पे क्या, अरे ब्रेड पे क्या लग गया? फंगस लग गया। बोलते हैं कि नहीं ब्रेड पे क्या लग गया है? फंगस लग गया है। तो ब्रेड के ऊपर बेटा जो फंगस लग जाता है, ब्रेड के ऊपर जो फंगस लग जाता है, इसको कॉमन भाषा में बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, और बायोलॉजी में इसका नाम है राइजोपस। क्या नाम है? राइजोपस। राइजोपस क्या है? ब्रेड मोल्ड है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है। देखा है ना कि ब्रेड अगर आप फ्रिज के बाहर रख दो तो कुछ दिन के बाद उस पर फंगस लग जाता है। कैसे लग रहा है? कहां से आया ये फंगस कहां से आया? कैसे पूरी ब्रेड पे काला काला हो गया? पहले तो थोड़ा सा धीमे धीमे कैसे फैल जाता है, अपना पूरा संसार बनाता है, ये समझते हैं। होता है कि नहीं, ब्रेड ऐसे फ्रिज के बाहर रख दो तो क्या होता है, कुछ दिन बाद उसके ऊपर फंगस लग जाता है। फंगस खा जाते हैं सर हम लोग तो, मक्खन लगा के। ये भी तो मक्खन जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो कैसे ये राइजोपस फैल जाता है, कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ये समझते हैं। अब अगर मैं इस ब्रेड के ऊपर लगे काले काले फंगस को मैं माइक्रोस्कोप से देखूं तो वो कुछ ऐसा ब्यूटीफुल सा दिखता है अंदर। हाँ, ये राइजोपस है अंडर माइक्रोस्कोप। जरा ध्यान से देखो, ये कुछ पेड़ जैसा दिख रहा है, ऊपर देख फूल जैसा है, नीचे रूट्स है, स्टेम है, सब कुछ है। ये जो ऊपर आपको गोला दिख रहा है, इस गोले का एक नाम है स्पोरेंजिया। क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया। इसको ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर भी कहती है एनसीईआरटी बोलती है ब्लॉब ऑन अ स्टिक एक्चुअली। तो ये ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर बन गया, या एक कह सकते हो सैक है, ये एक ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर। सैक मतलब बोरा, एक झोला है ये, ऊपर ऐसे गोल सा। क्या है ये? राइजोपस है, ब्रेड मोल्ड है, ऐसा दिखता है, ऐसे गोला। इस गोले के अंदर बेटा भरे होते हैं कंचे, छोटे छोटे कंचे, इसके अंदर है छोटे छोटे कंचे। ये क्या है? स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा? स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स होते हैं, ये सेल्स हैं बेटा। इसके अंदर ढेर सारी सेल्स भरी हुई हैं। ये सेल्स बाहर आई तो नया इंडिविजुअल बना ले जाएंगी। ये क्या है? स्पोर्स। देखो लिखा हुआ ना स्पोर्स। स्पोर्स हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स हैं, ये सेल्स होती हैं, सिंपल। इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स भरे होते हैं, इस झोले के अंदर स्पोरेंजिया के अंदर भरे होते हैं स्पोर्स। और ये जो डंडी है इसको बोलते हैं हाइफे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। हाइफे क्या है? ये जो डंडी है, ये जो डंडी है इसको हाइफे बोलते हैं। तो ऐसा दिखता है बेटा ब्रेड के ऊपर जो फंगस लगा होता है, उसको माइक्रोस्कोप से देखो तो ऐसा खूबसूरत सा दिखता है। ऊपर एक गोला होता है जिसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। ये क्या है? झोला है। ये क्या है? बोरा है, सैक है। और इसके अंदर क्या भरी हुई है? ढेर सारी सेल्स भरी हुई हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पोर्स बोलते हैं। अब क्या होता है बेटा, ये जो स्पोरेंजिया है ये फट जाता है, फटाक। और जैसे ही ये फटेगा अंदर से क्या होगा बेटा? स्पोर्स बाहर निकल आएंगे। ये देखो, जैसे ही ये फटा अंदर से स्पोर्स बाहर निकल आए, ये सेल्स बाहर निकल आई। पर बाहर की दुनिया बहुत जालिम है, इन सेल्स को मार देगी। इसीलिए बेटा इन सेल्स के ऊपर क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, एक थिक लेयर होती है जो इसको मरने से बचाती है। एक थिक लेयर होती है जो इसे ठंडी से बचाती है, जो इसे डिहाइड्रेशन से बचाती है। ठंडा अगर हुआ तो ये नहीं फैल पाएगा, ठंड में इसकी हालत खराब हो जाती है। क्यों? जरा सोचो, मम्मी ब्रेड को कहां रखती हैं? फ्रिज के अंदर। क्यों रखती हैं फ्रिज के अंदर? क्यों नहीं बाहर छोड़ती? कहती नहीं फ्रिज के अंदर डालो, खराब हो जाएगी, ब्रेड सड़ जाएगी। क्योंकि फ्रिज के अंदर ठंडा है, ठंडे में बेटा इनकी हालत खराब हो जाती है। तो जहां ठंडा हुआ ये थिक लेयर इसको बचाती है कि अरे भाई ठंड से बच जा, ठंड से बच जा, ठंड से बच जा, ठंड से बच जा। जहां बेटा डिहाइड्रेशन, जहां पे मॉइस्चर नहीं मिला वहां पे इसकी हालत खराब। भाई सेल है ना, सेल को जिंदा रहने के लिए पानी तो चाहिए ही चाहिए। भाई सेल किससे बनी होती है? सबसे ज्यादा तो पानी होता है। पानी नहीं मिल रहा है तो क्या करें? तो पानी की कमी हो गई, गर्मी की कमी हो गई, यानी ठंडा हो गया तो ये मर जाएगा। कौन बचाता है? इसके बाहर की थिक लेयर इसे अनफेवरेबल कंडीशंस में बचाती है। अब मानो आपने ब्रेड को निकाल के बाहर रख दिया
और आसपास के वातावरण में कहीं से स्पोर्स टहल, कहां से टहले थे, कहीं ना कहीं तो लगे ही होंगे, ब्रेड मोल्ड आसपास किसी न किसी चीज में तो लगे ही थे, कहीं आसपास एक स्पोरेंजिया फटा होगा और स्पोर्स हवा में घूम रहे होंगे और मर भी नहीं रहे होंगे। क्यों नहीं मर रहे होंगे? ये थिक लेयर ने बचा रखा है इसको। पानी नहीं है, कोई बात नहीं, हम बचाएंगे। ठंडा हो रहा है, कोई बात नहीं, हम बचाएंगे। और मान लो आपने अपनी ब्रेड बेटा बाहर रखी, ये आपकी ब्रेड आपकी टेबल पे, और आपको खानी थी, आप चले गए स्कूल। अब देखो इसके ऊपर क्या कारस्तानी होगी। अब ये स्पोर, ये क्या है? स्पोर। अब ये स्पोर लैंड किया इस ब्रेड पे, इसने कहा हाय ब्रेड मिल गई, और वो भी कहां? आउटसाइड, बाहर मिल गई, है ना। यहां पे लैंड किया। जैसे ही ये स्पोर यहां पे लैंड करेगा, इसकी थिक लेयर फट जाएगी और ये स्पोर अपने आप को जर्मिनेट करेगा। जैसे प्लांट की सीड जर्मिनेट करती है, वैसे जर्मिनेट कर लेगा ब्रेड के अंदर, और धीमे धीमे इस स्पोर से क्या बन जाएगा? एक नया स्पोरेंजिया, एक नया हाइफे, पूरा एक नया क्या बन गया? राइजोपस। ये क्या करता है? जर्मिनेट कर लेता है खुद को जर्मिनेट करके, ये देख अपनी रूट्स वगैरह निकाला, ये अपने हाइफे वगैरह बनाया, ये अपने भाई बहन बनाया, ये अपना स्पोरेंजिया बनाया, ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर फिर से क्या भर जाएंगे? स्पोर्स। इस तरह से ये मल्टीप्लाई करता है। 2 चीजें चाहिए इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, एक्चुअली 3 चीजें चाहिए। पहला, गर्मी चाहिए, ठंडी में काम नहीं होता, फ्रिज में डालोगे हम मर जाएंगे। दूसरा, मॉइस्चर चाहिए, थोड़ा पानी चाहिए, भाई पानी तो चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, यानी मॉइस्चर। तीसरा, खाना, न्यूट्रिशन चाहिए, ब्रेड मिली, न्यूट्रिशन भी मिल गया, काम खत्म। तो इसीलिए ब्रेड को बाहर नहीं रखते, फ्रिज में रखते हैं। ये लिखा है। राइजोपस क्या है? ब्रेड मोल्ड है। क्या होता है? एक फंगस होता है। स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट देम इन अनफेवरेबल कंडीशन। बताया ना, थिक वॉल से थिक लेयर होती है जिसको प्रोटेक्ट करती है अनफेवरेबल। अनफेवरेबल मतलब कोल्ड से प्रिवेंट करती है, डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करती है, लिख लीजिएगा, कोल्ड से प्रिवेंट करती है, डिहाइड्रेशन से। फेवरेबल कंडीशंस मिली, जैसे कि क्या क्या होना चाहिए? इंपॉर्टेंट, मॉइस्चर, वार्म टेम्परेचर एंड न्यूट्रिशन। ब्रेड बाहर में सब कुछ मिल रहा है, ब्रेड बाहर है, आसपास का मॉइस्चर ब्रेड पे आ जाएगा, बाहर गर्म टेम्परेचर भी है ठीक ठीक, और साथ साथ क्या मिल रहा है? ब्रेड से न्यूट्रिशन। स्पोर्स जर्मिनेट एंड डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल्स और राइजोपस। क्या होता है? जर्मिनेट करके नया इंडिविजुअल बन जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एडवांटेज क्या है स्पोर फॉर्मेशन का? बेटा एडवांटेज ये है, एक बार में बहुत सारे बन जाते हैं, तुरंत एक साथ बहुत सारे प्रोड्यूस हो सकते हैं। दूसरा क्या है? बहुत इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। स्पोर्स आर लाइट वेट एंड इजीली ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। भाई छोटे छोटे बबल्स हैं, छोटे छोटे सेल्स हैं, कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, एक साथ बहुत सारे बन सकते हैं। 2 एडवांटेज है। एंड लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन सिंगल टाइम। तो 2 एडवांटेज याद रखिएगा, एक तो लाइट वेट है तो इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, दूसरा लार्ज नंबर में प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक, चलिए सवाल देखते हैं। 2015, 2016, 2017, 2021, 2024 क्या सवाल है? Why does, सीबीएसई में कई बार आ रहा है, why does rhizopus not multiply on dry slice of bread? ड्राई, सूखी ब्रेड पे क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहा? क्योंकि राइजोपस को क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए, बिना मॉइस्चर के ग्रो नहीं कर सकता। लिस्ट 2 कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। Rhizopus does not multiply on a dry slice of bread because moisture is essential for its spores to germinate. Moisture मिलेगा तभी रूट बनेगी, तभी germination होगा। In dry condition, the spores remains inactive and cannot grow. 2 condition required for its growth: moisture, warm temperature, और तीसरी पूछ ले तो क्या लिख देना? न्यूट्रिशन। ये 3 कंडीशन इसको चाहिए होती है। ठंडी में नहीं होता, फ्रिज के अंदर नहीं बनता। आगे बढ़ते हैं। लास्ट है बेटा, लास्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये किस में होता है? प्लांट्स में होता है। अब प्लांट्स हम जब पढ़ेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, इसी चैप्टर में हमें प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। प्लांट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं फ्लावर की हेल्प से, यानी जब भी फ्लावर से रिप्रोडक्शन होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। मजा आएगा। हाँ है, पढ़ेंगे भी। हाँ, पर मान लो प्लांट्स अपने स्टेम से रिप्रोड्यूस करें, अपनी रूट से रिप्रोड्यूस करें, अपनी लीफ से रिप्रोड्यूस करें। एक्चुअल में क्या रूट का काम रिप्रोड्यूस करना था? नहीं, रूट का काम क्या था? नीचे से पानी मिनरल लेके प्लांट के पास आना। लीव्स का काम असल में क्या था? लीफ का काम था फोटोसिंथेसिस, खाना बनाना। स्टेम का काम क्या था? स्टेम का काम क्या था? वो जाइलम फ्लोएम होते हैं, इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं खाने का, पानी का। पर अगर प्लांट की स्टेम, प्लांट की रूट, प्लांट की लीफ अगर रिप्रोड्यूस करने लग जाए, उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। कैसा मेथड है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में दोनों चीजें हो रही हैं, सेक्सुअल भी। सेक्सुअल कैसे होती है? फ्लावर से। और फ्लावर को छोड़ के भी किसी भी पार्ट से अगर प्लांट रिप्रोड्यूस करे तो उसे बोलेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसके एडवांटेज बहुत पूछता है बोर्ड में, जल्दी समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कोई प्लांट है जो कि
अपनी स्टेम से रिप्रोड्यूस करे, रूट से प्रोड्यूस करे या लीफ से, तो उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे स्टेम का एग्जांपल पोटैटो। पोटैटो क्या होती है बेटा? पोटैटो कोई फल थोड़ी है, कोई फूल थोड़ी है। आलू बेटा क्या होता है? आलू एक अंडरग्राउंड स्टेम है। व्हाट इज पोटैटो? अंडरग्राउंड स्टेम। आलू को आप बाहर छोड़ दो और एक टिश्यू पेपर से थोड़ा गीला टिश्यू पेपर इसके ऊपर रख दो, गीला टिश्यू पेपर रख दो, इसको जैसे ही मॉइस्चर मिलेगा ना, इसमें ऐसे आंखें बनना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे फुचरा फुचरा निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और जब इसको तुम छोड़ोगे ना तो क्या होगा? यहां से प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। क्या बनेगा? यहां से प्लांट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट से क्या हुआ? नया प्लांट बन गया। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसने किया? अंडरग्राउंड स्टेम। स्टेम करे, रूट करे, लीफ करे। ठीक है, जैसे आलू का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एक जिंजर का एग्जाम्पल भी है। जिंजर क्या होता है बेटा? अंडरग्राउंड स्टेम होती है। भी देखा होगा आपने, शायद आपके पापा ने कभी किया, मेरे पापा तो करते थे कि जिंजर को ऐसे काट के ऐसे लगा देते थे। कहाँ? गमले में। और क्या होता था? नया प्लांट बन जाता था। जिंजर से क्या होता था? नीचे रूट्स निकलने लगती थी। वो तो स्टेम है। जिंजर क्या होता है? स्टेम। नीचे रूट्स निकलने लगेगी और नया प्लांट खुद से बन जाएगा। अनियन हो गया। ये दोनों एग्जाम्पल एनसीईआरटी में नहीं है, पोटैटो एनसीईआरटी देता है। दूसरा हो गया रूट से, कि रूट से नया पौधा बन जाए। ये भी असेक्सुअल मेथड है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो क्या होता है? मीठा आलू। शकरकंडी, यूपी बिहार वाले अच्छे समझ रहे होंगे। स्वीट पोटैटो बचपन में खाया होगा, कंडी में गर्म करके खाते थे हम लोग, अरे बड़ा मजा आता, छींक आय हाय हाय। स्वीट पोटैटो बेटा ये भी क्या होती है? ये एक रूट होती है, स्टेम नहीं है। क्या है? रूट होती है। यहां से भी क्या होता है? नया पौधा बन जाता है। तीसरा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, लीफ से, कि प्लांट की लीफ से नया प्लांट बन जाए। सोचो प्लांट की लीफ को काट के मैं गमले में गाड़ दूं तो नया प्लांट बनेगा? नहीं यार, सारी लीफ नहीं करती, कुछ कुछ है। जैसे एक प्लांट होता है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम, इसकी जो लीफ होती हैं, इसके कॉर्नर पे, ये ब्रायोफाइलम की लीफ है, इसके कॉर्नर पे ना छोटे 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 क्या निकलने लगते हैं? छोटे 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 क्या निकलते हैं? बड्स निकलने लगते हैं। इसकी लीफ के कॉर्नर पे छोटे 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 बड्स निकलने लगते हैं। ये इस तरह के छोटे 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 प्लांट्स निकलने लगते हैं इस तरह से। और इनके नीचे बेटा रूट्स भी बनने लगती है। क्या बनने लगती है? इसके नीचे रूट्स भी बनने लगती है। प्लांट्स निकलते हैं, नीचे रूट्स भी बनने लगती है। ये कहां पे होता है? लीफ, दिखाई पड़ रहा है क्या? लीफ के मार्जिन पे, जूम करता हूं। ये क्या है? ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम प्लांट की जो लीफ होती है, इस लीफ के मार्जिन्स पे, कहां पे? लीफ के मार्जिन्स पे, कॉर्नर्स पे क्या होता है? कुछ बड्स निकलने लगते हैं इस तरह कुछ बड्स निकलने लगते हैं। और इस बड्स में नीचे रूट्स भी होती है। अब क्या होगा भाई? हवा चली, हवा चली, हवा चली, ये लीफ गिर गई जमीन के ऊपर। जैसे ये जमीन में गिरी तो ये रूट्स कहां चली जाएंगी? बड्स की, सॉइल में। और यहां से क्या होगा? नया प्लांट बन जाएगा। और मान लो हवा नहीं चली, लीफ नीचे नहीं गिरी, तो नहीं होगा ये रिप्रोडक्शन, ये वाला मेथड नहीं होगा। ठीक, तो ब्रायोफाइलम मीन्स की मार्जिन पे होते हैं बड्स, और इन बड्स में नीचे रूट्स भी होती है। ये अगर अचानक से जमीन पे गिरे तो सॉइल में गिरते ही क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे। ठीक है, बर्ड्स प्रोड्यूस्ड इन दी नॉचेस। नॉचेस मतलब बेटा टर्मिनल्स, यानी मार्जिन्स। नॉचेस मतलब मार्जिन्स या तो टर्मिनल्स along the leaf margin of bryophyllum fall on the soil and develop into new plant। समझ में आ गया? ये गिरेंगे सॉइल में और जर्मिनेट करेंगे और नया प्लांट बना लेंगे। तो लीफ से ये हो गया, रूट से आपको समझ में आ गया, मैंने स्वीट पोटैटो देख लिया, और स्टेम से देख लिया पोटैटो। अब ये जितने भी प्रोसेस हुए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के, ये नेचर में खुद से हो रहे हैं, हमने थोड़ी किए। लीफ पे अपने आप बड बन रही थी, ये सारी चीजें अपने आप हो रही थी। अब इंसान ने दिमाग लगाया कि यार वो जो तरीका है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसमें क्या होता है बेटा? उसमें मेल फीमेल पेरेंट के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, फिर उसमें एक जाइगोट बनता है, फिर उससे सीड बनेगी, फिर सीड को हम डालेंगे सॉइल के अंदर, फिर जर्मिनेशन होगा, बड़ा समय लगेगा यार। दूसरी चीज ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब प्लांट करेगा तो वहां पे जो कैरेक्टर्स मिलेंगे वो जेनेटिकली डिसिमिलर होंगे, यहाँ पे जेनेटिकली सिमिलर। तो इंसान के दिमाग में खुरापात चली कि इस मेथड का हम आर्टिफिशियल मेथड बनाते हैं, जिससे हम प्लांट की स्टेम से, रूट से, लीफ से नया प्लांट बना सके, जल्दी बन जाएगा, डिजायर्ड क्वालिटी का बन जाएगा, ढेर सारा बन जाएगा। तो बेटा इसके आर्टिफिशियल मेथड्स भी हैं ये करने के। ये तो नेचुरल मेथड्स हो गए। आर्टिफिशियल मेथड्स क्या हो गया? जैसे लेयरिंग हो गया। अब लेयरिंग में क्या किया? मान लो ये एक प्लांट था, मुझे मान लो इसका रिप्रोड्यूस करके नया प्लांट बनाना था, तो मेथड बहुत लंबा था। क्या होता? इसके फूल के अंदर, इसके फ्लावर के अंदर क्या होता? सेक्सुअल इंटरकोर्स होता, मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलते, जाइगोट बनता, सीड बनता, सीड को अंदर डालते, जर्मिनेट हो।
सिंपल, इसकी एक डाली उठाई, एक स्टेम उठाई और उतार के मैंने सॉइल के अंदर थोड़ी सी गाड़ दी, उठा के थोड़ी सॉइल के अंदर गाड़ दी। कुछ दिन बाद देखा इस स्टेम में से ही रूट निकल आने लगी। किसमें से? स्टेम। तो भाई यहां पे रिप्रोडक्शन किस चीज से हो गया? स्टेम से हो गया। स्टेम से ही रूट निकली और नया पौधा बन गया। इसको क्या बोलते हैं? लेयरिंग बोलते हैं। दूसरा तरीका क्या है? ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में मैंने क्या किया कि एक प्लांट का मैंने स्टेम पकड़ा, यहां से ऐसे खचक काटा, दूसरे प्लांट को लेके आया, दूसरे प्लांट का स्टेम कहीं से काट के लेके आया था, दोनों को जोड़ा और ऐसे मैंने कपड़े से बांध के छोड़ दिया। इसको क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग। अब इसमें क्या होगा, जो नया पौधा बनेगा उसके पास दो फायदे होंगे। एक तो वो जल्दी बन जाएगा, उसको रूट शूट्स नहीं निकालनी, सीड का जर्मिनेशन नहीं होना। दूसरा क्या कि जो नया पौधा बनेगा उसमें इन दोनों प्लांट्स के कैरेक्टरिस्टिक होंगे। सोचो कोई प्लांट ऐसा हो जो बहुत सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो और कोई प्लांट ऐसा हो जो बहुत अच्छे फल देता हो, दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया। तीसरा तरीका तो आपने देखा होगा, कटिंग। रोज का कभी सीड देखा है? गुलाब के फूल की कभी सीड देखी है? घर में गुलाब है, कभी उगाया है? हमारे घर में बहुत उगता था। तो गुलाब उगाने के लिए ऐसा नहीं करते कि सीड लेके आते हैं, सिंपल क्या करते हैं? कलम काटते हैं। इसको ये बोलते हैं, पापा लोग से पूछना, कलम, गुलाब की कलम। तो क्या करते हैं, गुलाब का मान लिया आपके पास रोज है, मान लो रोज है, तो आप यहां से कच्चे से काटो और उसको उठा के सॉइल के अंदर डाल दो, कलम को, अपने आप एक नया गुलाब बन जाएगा। तो कहां से बन गया? स्टेम से इसका रिप्रोडक्शन हो गया। कैसा हो गया? आसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये इसके एडवांटेज है बेटा, जल्दी बन